लेकिन हरजिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में सरकार ने एक तरह से हिमाचल के मुख्यमंत्री की मांग पर थोड़ा ही सही गौर किया है कि महंगाई की वजह से उपचुनाव के नतीजे वैसे अपेक्षित नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसकी उम्मीद वो करती थी। कांग्रेस मुक्त भारत की बातें भारतीय जनता पार्टी करती रही थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराकर और कांग्रेस को जिताकर यह साबित किया है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, भाजपा के लोग भी स्वीकार करने की स्थिति में आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि वाकई इस महंगाई के कारण इस देश में ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि सरकार को रोल बैक गवर्नमेंट कहा जाए, जैसे यूपीए सरकार को लेफ्ट के प्रदर्शनों के कारण, यदि आपको याद हो यूपीए 1 को, तो कहा जाता था कि ये रोल बैक गवर्नमेंट है, नाम बीजेपी के लोगों ने दिया। तो वाकई ये रोल बैक गवर्नमेंट होने की तरफ अग्रसर है। देखिए, मुझे ये रोल बैक गवर्नमेंट नहीं लगती है। मुझे ये लगता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं, ये बेसिकली एक दिवाली सेल, दिवाली धमाका टाइप की चीजें हैं। दिवाली सेल में आमतौर पे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं वो करते ये हैं कि एक महीने पहले चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, 20%, 30%, और उसके बाद दिवाली के मौके पर वो अप टू 10% डिस्काउंट पे देना शुरू कर देते हैं। तो यही हुआ है। तो इसमें जो है ये कहना कि रोल बैक सरकार है, ये मुझे अभी तक नहीं लगता। रोल बैक होगी तो फिर कई और चीजों में रोल बैक होगी। महंगाई जो है वो कई तरह से, दूसरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो ये एक तो ये मुझे रोल बैक नहीं लगता। दूसरा, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा, इसको लेकर मैं एक एनालिसिस ये सुन रहा था जो कि भाजपा समर्थक एनालिसिस है कि जयराम ठाकुर ने जो था खुद अपनी असफलता को बचाने के लिए महंगाई का मुद्दा उठाया और सारा हार का दारोमदार केंद्र सरकार पर यानी प्रधानमंत्री मोदी पर डाल दिया और अब वो जल्दी हटाए जाएंगे। दूसरी एक एनालिसिस ये भी है कि ये काम खुद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही उन्होंने ये बयान दिया, क्योंकि अगले दिन सरकार जो है दाम घटा दे, इसका मतलब है कि इसकी तैयारी से पहले से थी कि अगर चुनाव के नतीजे खराब होते हैं तो हम अगले। जी, लगता है हरजिंदर जी का संपर्क हमसे टूट गया हुआ है। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। तो अब ये काम केंद्र सरकार ने जयराम ठाकुर से करवाया हो या जयराम ठाकुर ने हार का ठीकरा दूसरी जगह फोड़ने को लेकर किया हो, लेकिन कुल मिलाकर इस एपिसोड से महंगाई जो है एक मुद्दा बन गई है। ये बड़ी बात है। और हिमाचल पर मैं ये पहले भी कह चुका हूं, अब फिर से कह रहा हूं कि हिमाचल को हमें समझना होगा कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां पर 96% हिंदू है, यानी जो अल्पसंख्यक है वो नगण्य है। और वहां पर वो वर्ग है यानी वो धर्म है जिसको कि भाजपा अपना सबसे बड़ा अधिकार मानती है, और वो मानती है कि वो इसी धर्म की, इसी तरह के लोगों की प्रवक्ता है। दूसरा, हिमाचल ऐसा राज्य है जहां पे नागरिकता कानून को लेकर कोई आंदोलन नहीं हुआ। तीसरी चीज, किसान आंदोलन हिमाचल में नहीं दिखाई दिया कहीं भी। ये जरूर है कि अडानी ने सेब के दाम कम दिए तो उसको लेकर थोड़ा असंतोष है। वो असंतोष इन वोटों में किस तरह से ट्रांसलेट हुआ है, हालांकि एप्पल बेल्ट वाले में बहुत सारे इलाके में चुनाव था, तो वो किस तरह से ट्रांसलेट हुआ है ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो नाराजगी इस समय दिख रही है, ये फिर किस मुद्दे को लेकर है? अगर जो है उनको किसान आंदोलन की नाराजगी नहीं है, अगर सीएए को लेकर नाराजगी नहीं है, तो ये महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर ही नाराजगी हो सकती है, ये बहुत साफ है। और दूसरे मुद्दे भी है, जैसे एक सीट है जुब्बल कोटखाई, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। हरजिंदर जी, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े राष्ट्रीय चैनल आज तक ने एक कार्यक्रम किया। उनके कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ साफ कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है इस देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश में महंगाई कोई मुद्दा नहीं। जबकि अब उन्हीं की पार्टी के एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि एक तरफ मांग का नहीं होना, लोग कुछ खरीदने के लिए मांग का संकट तो खैर कोविड से नहीं बल्कि ये डिमोनेटाइजेशन के समय से ही खड़ा हो गया।
और मांग नहीं होने के बावजूद, जिसका जिक्र भी नरेंद्र ठाकुर जी कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, सरकार की स्पेंडिंग जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो ऐसे हालात में इस देश के आम आदमी जो बुरी तरह पिस रहे हैं, उनको कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है सिवाय चुनाव के, कि चुनाव ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है, एकमात्र ऐसा मौका है जहां जाकर के आम आदमी अपनी समस्याओं के निजात की कोई उम्मीद देख सकता है। तो ऐसे हालात में आम आदमी चुनाव की तरफ देखे अपनी समस्याओं के लिए, क्या ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे निचला स्तर नहीं है कि आम आदमी की बातें चुनाव को देखते हुए ही सुनी जा रही है, चुनाव के पहले नहीं सुनी जा रही है? देखिए, चुनाव के बाद भी सुनी जा रही है ये मुझे लग नहीं रहा है। अभी इमीडिएट एक झटका लगा है, उस झटके की एक रिएक्शन हुआ है, लेकिन ये मामला सुधर जाएगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं है। आप देखिए, सरकार के सामने ऑप्शन ये होता है, या मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने ऑप्शन था कि वो ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएं जिससे कि इकोनॉमी को विस्तार मिले। जब इकोनॉमी को विस्तार मिलेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तो वैसे ही सरकार के रेवेन्यू की भी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। ये सबसे आसान तरीका था। इसके बजाय उन्होंने ये किया कि टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए, और पेट्रोल पर और डीजल पर। और ये पेट्रोल डीजल के जो टैक्स बढ़ाना था, ये जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा था। सबसे बड़ा धोखा इसलिए कि जब हमने ये तय किया कि पेट्रोल के दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से घटेंगे भी, यानी हम जनता से वादा कर रहे थे कि जब पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा तो हम तुम्हें सस्ता देंगे। लेकिन हुआ ये कि पेट्रोल तो आपको सस्ता मिलना शुरू हो गया, लेकिन आपने उसे सस्ता दिया नहीं। और उन्होंने कहा कि जो मैं आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जिसकी किस्मत अच्छी है। तो ये जो सरकार का तरीका। अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं आर्थिक नीति के मामले में। 2009 के बाद आप एक शब्द बहुत सुनते होंगे, गुजरात मॉडल। ये माना जा रहा था कि गुजरात मॉडल जो है वो आएगा तो पूरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि 2014 के बाद उस गुजरात मॉडल का क्या हुआ? खुद गुजरात में कितने नए उद्योग लगे अडानी और अंबानी को छोड़कर? दरअसल अब हमें समझ में आ रहा है कि जो गुजरात मॉडल था वो दरअसल केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम था, और वो आर्थिक नीतियां जैसे ही गई हैं, गुजरात मॉडल भी बैठ गया। सर, गुजरात मॉडल के बारे में एक चीज मैं गुजरात को काफी घूमा हूं और मैंने देखा है। गुजरात मॉडल से यदि 4 शहरों को, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट को निकाल दिया जाए, तो गुजरात और बिहार की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा का अंतर आपको नहीं दिखेगा। और ये 4 शहर कोई नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल ने खड़े नहीं किए हैं, ये पिछले 600-700 साल में वहां के व्यवसायियों के मेहनत का नतीजा है। जिन लोगों ने सूरत खड़ा किया, जिन लोगों ने बड़ौदा खड़ा किया, जिन लोगों ने अहमदाबाद खड़ा किया, जिन लोगों ने राजकोट, जामनगर खड़े किए, तो ये है गुजरात मॉडल। इसके अलावा आप उस गुजरात मॉडल में नरेंद्र मोदी के 13 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कहीं चले जाते, चाहे साबरकांठा चले जाए या बनासकांठा चले जाए या महसाना चले जाए या कहीं सुदूरवर्ती कच्छ के इलाके में चले जाए, अहमदाबाद से 100-150 किलोमीटर की दूरी पर सुरेंद्रनगर चले जाए, ज्यादा दूर छोड़ दीजिए, आपको गुजरात मॉडल दिख जाएगा क्या है। तो ढोल बहुत ज्यादा पीटा गया था। हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि उसकी पोल जो है वो इस दौर में, इस लंबे दौर में खुल गई। और ये भी आप समझ लीजिए कि कोविड की स्थितियां आज हैं, लेकिन कोविड से पहले इकोनॉमी की ग्रोथ रेट किस तरह से गिर रही थी ये बहुत साफ है। तो ये इसलिए ये कहना कि कोविड की वजह से ये हुआ है, ऐसा नहीं है। और जो आपने बात कही थी कि फिस्कल डेफिसिट की, तो 2007 को अगर आप ध्यान दें तो उस समय जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय एक चीज की चर्चा उससे पहले तक बहुत होती थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। और 2007 की, हाँ, FRBM, जब 2007 की मंदी आई तो उस समय ये कहा गया कि अब ये मौका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट की बात करने का नहीं है। तो क्राइसिस के समय एक जो फिस्कल डेफिसिट होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये जरूर कोशिश की जाती है कि इसकी वजह से कहीं हाइपर इन्फ्लेशन ना हो जाए, बस इतनी सी बात ध्यान देने की होती है। उसके अलावा ये जिस तरह उस तरह से जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है
मुझे लगता नहीं है कि जो इकोनॉमी के फंडामेंटल हैं उसके हिसाब से भी, या मैक्रो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल हैं उसके हिसाब से भी ये कहीं इसकी नीतियां जो है सही ठहरती हैं। देखिए, महंगाई जो है उसको हम दो तीन रूप में देखते हैं। एक तो जो आपने कही कि डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन होता है, कि मांग मार्केट में बढ़ गई तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया। एक होता है सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, एक वो इन्फ्लेशन होता है। लेकिन हम जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो तीसरी तरह का इन्फ्लेशन है, वो एक्सेस रेवेन्यू लेने की कोशिशों की वजह से हुआ इन्फ्लेशन है। तो इसके लिए इकोनॉमी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ 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 और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। जी, आपके सामने मैं दो परिस्थितियां महंगाई से जुड़ी हुई रखता हूं। एक परिस्थिति है 1998 की, जब आपको याद होगा महंगे प्याज के कारण दिल्ली में शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज जैसी लोकप्रिय नेता को सत्ता गंवानी पड़ी थी। शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, बीजेपी सिंगल डिजिट में चली गई थी। ये महंगाई का गुस्सा था। ये सरसों तेल में मिलावट और ड्रॉपसी जैसी बीमारी और प्याज की महंगाई, अगर याद हो आपको, तो इन दोनों का नतीजा था। दूसरी परिस्थितियां 2013 की है, और ये नरेंद्र मोदी का ऑन द रिकॉर्ड बयान है। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हुए थे, उनका बयान है कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ रही है कि ये बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री की उम्र को पार न कर जाए। उनका इशारा मनमोहन सिंह जी की उम्र की तरफ था कि पेट्रोल की, तो मनमोहन सिंह की उम्र तो उस समय 81 साल थी। 81 तो पेट्रोल कब का पार कर चुका, और यहां तक कि मौजूदा प्रधानमंत्री इनके उम्र के दोगुने पहुंचने के हालात है पेट्रोल के। आपको क्या लगता है कि अब देश की जनता इनके इस नैरेटिव को, आज भी वो बयान यूट्यूब पर मौजूद है, आपको क्या लगता है ऐसे कि अब इस देश की जनता इन सब नैरेटिव को, क्योंकि हिमाचल के चुनाव ने दर्शा दिया, मध्य प्रदेश का जो भाजपा का गढ़ माना जाता था वही सीट भाजपा हारी है, इन सब ने दर्शा दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि अब इस देश की जनता को हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान या 4 लाख या 12 लाख दिए जलाने से कम उस हद तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जितना अब तक बनाया जा चुका है। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि जो इकोनॉमिक नैरेटिव है वो 2014 में भाजपा ने देने बंद कर दिए थे। 2014 में जब उसकी सरकार आई तो आर्थिक तर्क खत्म हो गए थे, तब फिर दूसरे तर्क शुरू हो गए थे, जिसको आपने शमशान और कब्रिस्तान का नाम दिया, या इस तरह के तर्क शुरू हो गए थे। तो अब चूंकि आर्थिक स्थितियां इतनी खराब कर दी हैं सरकार ने कि इसके सामने और कोई विकल्प नहीं है कि वो इसी तरह के उसका इस्तेमाल करे, इसी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करे, इसी तरह की नीतियों का इस्तेमाल करे। प्रोफेसर रविकांत शायद उस दिन कह रहे थे कि अगर जो है सरकार कुछ संवैधानेतर तरीके से जीतने की कोशिश नहीं करती है तो इस बार ये जो महंगाई है, ये जो स्थितियां हैं, उसमें उसका जीतना मुश्किल है। तो इसलिए ये खतरा, ये आशंकाएं सब लोग देख रहे हैं कि ये जो शब्दावली है या जो इस तरह की नीति है वो कहीं दूसरे ट्रैक पर जा सकती है चुनाव से पहले, क्योंकि अदरवाइज जो है अब जनता ने आपके उस नैरेटिव को नकार दिया है, क्योंकि उसको इतने ज्यादा कष्ट मिलने शुरू हो गए हैं और आपके नैरेटिव में उन कष्टों के लिए जगह नहीं है, इसलिए जनता अपना नैरेटिव खुद तैयार कर रही है। जी, लेकिन जिस नैरेटिव की बात आप कर रहे हैं, मुझे यहां तक याद आ रहा है 2002 के गुजरात दंगे के बाद, अगर आपको याद हो, रविकांत जी आपको भी शायद याद होगा, हरजिंदर जी तो निश्चित तौर पर उस समय पत्रकारिता में काफी ऊपर उस समय भी थे, इन्हें निश्चित तौर पर याद होगी वो घटना जब गुजरात के मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करके तत्काल चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि अभी परिस्थितियां नहीं है, 6 महीने के अंदर हमको कभी भी चुनाव कराना है, हम थोड़ा रुक के कराएंगे। वैसा ही उन्होंने कराया भी, जिसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के हर सभा में एक शब्द होता था, एकदम रटा रटाया शब्द, उस शब्द का नाम था जेम्स माइकल लिंगदो, यानी कि उनके धर्म को, उनकी क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने की जो परंपरा वहां से डाली गई, अब वो आते आते किसी अखलाक तक पहुंच जाती है, अली और बजरंग बली तक पहुंच जाती है उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, और आम जनता के सामने जो उसके मूल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे शिक्षा हो, पिछले 1.5 सालों से आप देखें ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे मजाक हो रहा है, कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी या प्राइवेट स्कूल कोई भी हो। तो ये जो परिस्थितियां हैं और ये इन परिस्थितियों को जो पैदा किया गया है इस देश के यूथ के सामने, शुरू में तो काफी अच्छा लगा कि 2 GB डेटा दिया जा रहा है प्रतिदिन लोगों को,
सुबह से शाम तक अपना सोशल मीडिया मीम्स और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है वो लेता रहे, 8 बजे से आके हम लोग का 4 PM या किसी और चैनल की डिबेट को देखे और फिर उसके बाद रात में खा पी के जाके सो जाए। तो ये जो उसको भटकाने की पूरी तैयारी थी, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जनता इन सब से भी ऊब चुकी है? अब 4G के बाद 5G आ रहा है और 5G भी शायद वो उस तरह से लोगों को भटका पाने में कामयाब आपको लगता है कि हो पाएगा और एक बार फिर जनता मूल मुद्दे से भटक जाएगी? देखिए, आपने जो उदाहरण दिया था, अच्छा ये सवाल रविकांत आपके जी लिए, से आपके है, लिए नहीं मेरे आपके लिए लिए अच्छा, जी। तो ये जो जेम्स माइकल लिंगदो वाला आपने बात की थी, तो ये जो 6 महीने का टाइम दिया गया था, इस 6 महीने तक उन्होंने जो उस दंगों का जो तनाव था उसको कंटिन्यू रखा, बल्कि उसको एक अलग तरह से विस्तार दिया समाज के बीच में। और वो प्रक्रिया जो है आप चलती देख लें तो आज तक आ रही है। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश जहां भाजपा के लिए सरकार बनाना हमेशा टेढ़ी खीर होता था, यहां तक कि जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया उसके बाद भी भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन आप ये सोचिए कि 2002 से जो धारा निकलती है उसके बाद भाजपा वहां बहुमत वाली सरकार बना लेती है। तो ये अब आप जो कह रहे हैं ना, जेम्स माइकल लिंगदो से वो चीज अब वहां तक पहुंच गई है जहां वो लोगों के पहनावे को देखकर पहचान लेते हैं कि उनका धर्म क्या है, उनकी राजनीति क्या है। तो ये इसको कितना कंटिन्यू रख सकेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक ही तरीके से लोगों को कई बार बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर बार बेवकूफ बना लें ये शायद संभव नहीं है।